मिडनाइट में 4 आईजी स्तर के अधिकारियों और 16 एसपी और एसएसपी के साथ करीब 200 अधिकारियों की टीम ने 15 राज्यों में एक साथ पीएफआई के दिगर ठिकानों पर धावा बोला और पीएफआई के 100 से ज्यादा अधिकारियों और सदस्यों को गिरफ्त में ले लिया। हालांकि एनआईए ने पुष्टि की है कि 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के ऊपर बड़े ही गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इस संस्था पर आतंकी फंडिंग, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने, दूसरे धर्म के लोगों की हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन के साथ भारत को 2047 तक इस्लामी देश बनाने की साजिश रखने के आरोप हैं। गंभीर अपराधों के लिए सीआरपीसी की शायद ही कोई धारा हो जो पीएफआई पर न लगी हो। हत्या, किडनैपिंग, फिरौती जैसे अपराध के आरोप भी पीएफआई के सदस्यों पर लगते रहे हैं। इसीलिए जिस गंभीरता के साथ एनआईए और ईडी ने राज्यों की पुलिस के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उससे क्या यह माना जाए कि यह आतंक से फाइनल फाइट है? इससे ज्यादा लोग पूरे घर की तलाशी ली। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, क्या ये ऐसा है जिसको माना जाए कि ये फाइनल अटैक है, आतंक के जो आरोप लगते रहे इस संगठन के ऊपर, और क्या इसके बाद इस पर पूरे बैन की भी बात की जाएगी या वो कामयाबी मिलेगी इसको पूरी तरीके से बैन करने में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है रिटायर्ड ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज शामिल हो रहे हैं। कुलदीप खोड़ा साहब, पूर्व डीजीपी, और सैयद अतहर हुसैन देहलवी हमारे साथ होंगे जो अध्यक्ष हैं अंजुमन मिन्हाजे रसूल के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे नेशनल ब्यूरो के एडिटर न्यूज 18 से शैलेंद्र वांगू, दिल्ली से आप जुड़ेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट आपसे मिले। दिन भर हमारे पास ऐसी खबरें आती रही कि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11-12 ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 11-12 राज्यों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाद में आप ही ने अपडेट दिया 15 राज्यों में कार्रवाई हुई है और अब आ रहा है कि 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी क्या है सूरत हाल और क्या उनको पेश कर दिया गया है कोर्ट में, और बाकी लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास इसके मुतालिक? देखिए, सबसे बड़ी बात यह अब है कि ये अब तक का सबसे बड़ा एक ऑपरेशन था जो रात को शुरू हुआ और कई घंटों के बाद जो कंफर्मेशन मिल रही है, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट एनआईए की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि कुल 15 स्टेट्स के 93 लोकेशंस यानी 93 लोकेशंस पर ये रेड की गई, जो मल्टीपल जगहों पर हुआ है और मल्टीपल स्टेट्स में ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेड की गई है। एनआईए और ईडी ने मिलके इस रेड को अंजाम दिया है, जिसमें अब ऑफिशियली ये सामने आ रहा है कि 47 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 5 एफआईआर थी जिनके चलते ये कार्रवाई की गई है। 5 एफआईआर को ध्यान में रखते हुए ये जो कार्रवाई की गई है। हालांकि कुल मिलाकर जो एनआईए जो है वो 19 मामले पर फिलहाल जांच अभी जारी रखे हुए है, और जो आज की रेड हुई है लोकेशंस पे, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल उनके पास, डॉक्यूमेंट्स उनके पास मिले हैं, कुछ शार्प एज वेपन्स मिले हैं, और वहीं लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस यानी डिजिटल इक्विपमेंट्स उनको वहां से रिकवर हुए हैं इस रेड के बाद। और माना जा रहा है कि अब इनको एक एक करके इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल रेड्स हुई और माना जा रहा है कि सबको दिल्ली लाए जाने की तैयारी भी इसको लेके हो रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी रेड थी, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी। आपको बता दें कि हमारे सूत्र ये बताते हैं कि पिछले महीने की 29 तारीख को एक बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में हुई थी, एमएचए में हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसको असेस किया था सिचुएशन को कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे, जिस तरह से लगातार स्टेट की तरफ से तेलंगाना से लेकर झारखंड से लेकर राजस्थान से लेकर रिपोर्ट्स आ रही थी। तो उसके बाद एक प्लान तैयार किया गया कि इस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना चाहिए। हालांकि एनआईए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो माना जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिल के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट के अंदर किस तरह से इसको ये कार्रवाई आगे बढ़ती है और किस तरह से जस्टिस इन लोगों को दिया जाता है और किस तरह से मामले को अंत तक ले जाया जाता है। जी शैलेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल चलते हैं कुलदीप खोड़ा साहब के पास। आप पूर्व डीजीपी हैं, इसलिए आप ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जिस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं और जिस तरीके के साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं, क्या इनके जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको प्रूव करना कितना आसान होगा? क्योंकि अक्सर जैसे पीएफआई के जो सिंपैथाइजर्स हैं और उनके जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि एनआईए झूठे मूठे मनगढ़ंत आरोप लगाती है और यही वजह है कि जो कन्विक्शन रेट है इसमें मात्र 6% है अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से सबूत जुटाए गए हैं, क्या वो पर्याप्त होंगे जिससे कि साबित किया सके कि ये लोग किन गतिविधियों में लगे हुए थे?
चलिए ठीक है, अभी उनके साथ अपनी कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उनसे जुड़ेंगे एक साथ फिर से। और तरुण मदान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदान साहब, ये बताया जा रहा है कि कई सारी एक प्लान बी भी कहा जा रहा है कि इनका है, और कई सारे नाम के साथ अलग अलग संस्थाएं रजिस्टर करके रखते हैं ये लोग, और साथ ही साथ पीएफआई का ताल्लुक विदेश में बैठे आतंकी संगठनों के साथ भी है। ऐसे में कितने बड़े थ्रेट के रूप में आप देखते हैं, नेशनल थ्रेट के रूप में, पीएफआई जैसी पार्टीज को और ऐसी एजेंसीज को? मदान साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूं जी, थैंक यू। ये सवाल आप ही से था। जिस तरीके से पीएफआई जैसी जो पार्टियां हैं, अपने को कहते हैं कि सोशल और पॉलिटिकल वर्क है इनका, लेकिन जो इनका इतिहास हम देखते हैं पिछले तकरीबन 2 दशकों से, पहले इसका नाम कुछ और था, उसके सदस्यों का अगर इतिहास देखते हैं तो पूरी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी लगती हैं, और इनके संपर्क तो बाहर से भी अलकायदा जैसी संस्थाओं से भी कहा जाता है कि इनके संपर्क रहे हैं। तो एक कितना बड़ा नेशनल थ्रेट इनको देखते हैं आप, ऐसी पार्टीज को? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी एजेंसी जब तक उसके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं हो वो एक्ट नहीं करती है। जैसा कि आपने खुद ही बताया, कितने सालों से ये पार्टी सक्रिय हैं, अगर किसी को एक्शन लेना होता तो वो पहले भी ले सकते थे। तो सारे फैक्ट फिगर्स, ये सारी चीजें वेरीफाई की जाती हैं। जब इनको एंटी नेशनल पाया जाता है तो तभी इनके खिलाफ जो है रिक्विजिट कार्रवाई करी जाती है। तो आई एम श्योर एनआईए हैज गैदर्ड ऑल दी प्रूफ्स जो भी उनके पास है उनके खिलाफ, और तभी उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। और ये सारी राष्ट्र विरोधी घटनाएं हैं, तो इसके ऊपर जो सही कार्रवाई होगी वो होगी, और ये सारा एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारी एक सही तरीका है, हमारा कानून उस हिसाब से काम करता है। तो कोई अंधेरगर्दी नहीं है यहाँ पे इस तरीके से कि कोई भी किसी को पकड़ के अंदर कर देगा, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर जो प्रोसीजर है, इनको भी मौका दिया जाएगा कि प्लीज प्रूफ कि सही है कि नहीं या गलत है, तो इस तरीके से आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। चलिए ठीक है। कुलदीप खोड़ा साहब, सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी, आ रही आवाज आ रही है। आपसे सवाल यही है कि अक्सर कहा जाता है कि जिनके ऊपर आरोप लगते हैं वो कहते हैं अपने बचाव में कि एनआईए तो यूं ही अनाप शनाप आरोप लगाती है, लोगों को उठाकर जेल में डाल देती है, और आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं, कोर्ट में वो लोग हार जाते हैं, इसीलिए कन्विक्शन रेट 6-7% से ज्यादा नहीं है। ऐसे में इन दावों के बीच में आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन होगा एनआईए के लिए कि जितने साक्ष्य सबूत जुटाए गए हैं, जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मूव ये था, इतने साक्ष्य होंगे इनके पास कि ये आरोप सिद्ध हो सके कोर्ट में? देखिए, एनआईए एक प्रोफेशनल एजेंसी है, और उस पर इस टाइप के इल्ज़ाम लगाना ये न सिर्फ गलत बात है, बल्कि एक प्रोफेशनल एजेंसी पर सवाल उठाना किसी भी अच्छे नागरिक को शोभा नहीं देती है। इसमें सीनियर ऑफिसर होते हैं जो बड़े इंटेग्रिटी के जनरली लिए जाते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, और इनके रिजल्ट्स अभी तक जो आए हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग है। ये कहना कि उनका सिर्फ 7% कन्विक्शन रेट है वो गलत है। एनआईए अभी कुछ साल से फंक्शन कर रही है फुल स्केल पे, अभी उनके केसेस कोर्ट में ही चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अगर 100 केस कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें अगर 10 डिसाइड हो गए, 10 में से 7 कन्विक्शन हो गई, तो ये नहीं कहा जा सकता कि 100 के 100 डिसाइड हो गए और 7 कन्विक्ट हुए, बाकी छूट गए, बाकी का सब जुडिस है। और ये एक कुछ लोगों में, खासतौर पे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, प्रो पाकिस्तान एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक ये बन गया है, एक आम तौर पे एक बचाव में कहते हैं कि जी ये गलत कर रहे हैं, इनका मिसयूज कर रहे हैं। आज तक मुझे बताइए, जो भी इल्ज़ाम इन्होंने डिबेट मीडिया में लाए हैं एनआईए पे या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे या इनकम टैक्स पे, उनमें से कौन सा साबित हुआ इनके? कभी ये कोर्ट में गए उनके खिलाफ? नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। एक इको सिस्टम फंक्शन कर रहा है, और इस इको सिस्टम के जरिए वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक नाजायज फायदा उठाते हैं अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जितना मिसयूज ये लोग कर रहे हैं अपने एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए, वो गर्व करना चाहिए। ये खुशी अब इस बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सख्त इकदाम लेने शुरू कर दिए। आज पीएफआई पे रेड्स हो गए हैं, उनके रिजल्ट भी आने वाले हैं, उनके रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं, क्योंकि एक आम बात थी कि पीएफआई की एक्टिविटीज क्या है। वो प्रो इंडिया कभी नहीं थी, वो एंटी इंडिया हमेशा रही है।
बल्कि मैं ये कहूंगा प्रो पाकिस्तान रही है। तो इसलिए देर आए दुरुस्त आए, कदम ले लिया और ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और जोर शोर से। जी ठीक है, चलिए इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब के पास चलते हैं। आप तंजीम चलाते हैं और सोशल वर्क में भी आप सोशल वर्क में भी एंगेज रहते हैं, तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक सोशल वर्क आप भी करते हैं और पीएफआई जैसी जो पार्टीज हैं वो भी कहती हैं कि हमारा सोशल वर्क है और पॉलिटिकल वर्क है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आप जैसे लोग जो है इनके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाता, तो पीएफआई क्यों कहती है कि हमें परेशान किया जा रहा है और जानबूझकर एक समुदाय विशेष को, या सीधे कह लें कि इस्लाम से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या जो संस्थाएं हैं उनको परेशान किया जा रहा है? अभय जी, सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने मुझको डिबेट में बुलाया और मेरी ये खुशकिस्मती है कि यहाँ खुड़ा साहब भी मौजूद हैं और मैं जम्मू कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म या इस्लाम की जो गलत वाक़या थी इस आतंकवाद के खिलाफ तब से काम कर रहा हूं जब खुड़ा साहब जो है, शायद मुझको अच्छी तरह जानते हैं, मुझको अतहर हुसैन, जब वो उधमपुर हुआ करते थे, उसके बाद वो खुदा के फजल डिजी तक पहुंचे, तो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर इसी तमाम सोच के खिलाफ जो जमात वहां लेके आई थी और उसके बाद उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल मोटिव बनाया, उसके बाद वो आतंकवाद की तरफ लेके गए, तो जो 91 से हम काम कर रहे थे वो है। और एक दिलचस्प बात अभय जी आपको और बात मालूम होनी चाहिए, जो खुड़ा साहब ने भी इस तरफ इशारा फरमाया, अगर आप गूगल सर्च करेंगे 1999 में अंजुमन मिनहाज रसूल का एक जो इजलास हुआ था वो जम्मू में हुआ था और पहली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी सरकार थी उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार थी, और हमने उनसे ये अपील की थी कि अब एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो आतंकवाद के लिए बहुत मौसर हो, तो कम से कम आज एनआईए के रूप में हम उसको देख रहे हैं। देखिए, सत्ता का विरोध करना, जैसे हम इससे पहले कहा गया, सत्ता का विरोध करना, सत्ता की नीतियों का विरोध करना हम सबका एक दस्तूरी हक है, लेकिन जब हम राष्ट्र उसी सत्ता के विरोध को राष्ट्र विरोध में लेके आते तो उसका समर्थन किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। पीएफआई की गतिविधियां इब्तिदाई दौर से ही बहुत शक व शुबात के दायरे में रही, लेकिन शुरू के मैं समझता हूं 2007 से लेकर 14 तक और फिर 14 से लेकर अब तक उस पर कहीं ना कहीं खामोशी रही, जिस बात पे भी मुझको कहीं ना कहीं हम कहते रहे थे कि भाई आप इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कोई ना कोई हमको। आप शको शुबा की बात कर रहे हैं, किस तरीके की शको शुबा की बात कर रहे हैं आप? उनकी गतिविधियां ऐसी क्या थी जिससे आपको लगा कि वो ठीक नहीं है? देखिए, वही सब कुछ था जो कश्मीर के अंदर एक जमाने में जमात ने उसको शुरुआत की थी, स्कूलों के अंदर, बच्चों के अंदर, और इस्लाम का एक ऐसी सूरत पेश करना जिससे इस्लाम का कुछ वास्ता ही नहीं था, कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो जिस गजवे की वो बात कर रहे थे, जिस लिटरेचर को जो उनके नाम से छापा गया, ये तो बना, ये पूरा इस पर वो कहते हैं हमारा नहीं है, लेकिन जाहिरी बात है कि उन्हीं के दफ्तरों से मिला जो सिमी करा करती थी। जिस तरीके से सिमी का वो था, तो सिमी का अल्टरनेट के तौर पे पीएफआई सामने आई थी, और पीएफआई का समर्थन कभी किसी आम मुसलमान ने कभी भी नहीं किया है। आप जिस स्टेट में आप और मैं बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं, इस स्टेट के अंदर भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी अपने आप को धार्मिक नामों से अलग रखा, उन्होंने भी कहने का नेशनल और पीपल्स के साथ अपने आप को जोड़ा, मगर ये संगठन जिस तरीके से इसने कोशिश की और यानी आसाम तक और तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक ये लोग पहुंचे, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं एनआईए से कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक के अंदर जो चूंकि देश से जुड़ा हुआ मामला, राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर जुड़ा हुआ मामला हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचारों से भ्रमित होके जो आम आदमी, आम लोग जो उसके अंदर आए हैं, उनके साथ भी जो वो इंसाफ होना चाहिए, और जो इसमें दोषी हैं, जो इसके पूरे चलाने वाले, वो यहां हो या भारत में हो। एक सबसे अच्छी बात अभी जी जिसमें मैं समझता हूं कि हमको इस वक्त बड़ी कामयाबी मिल सकती है, इसके बारे में ये कि गल्फ के साथ, और गल्फ के साथ हमारे इस वक्त बहुत अच्छे संबंध हैं, और मुझको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क मुखालिफ जितनी भी ताकतें और कुव्वतें हैं उनको जो है इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो इंसाफ के साथ उनको जो है सजा भी मिलेगी, जो उसके अंदर जो मुलव्विस नहीं है वो बरी भी होंगे। लेकिन एक वाज़ेह पैगाम है ये तमाम लोगों को, वो किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी चलाने या सोशल वर्क करने वाले हों, कि अब भारत के अंदर आप किसी भी काम से जो भारत सत्ता के विरोध को अगर आप राष्ट्र विरोध में करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जी ठीक है, चलिए आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही और हमने अलग अलग दिन भर इस पर चर्चा भी होती रही है कि जब पीएफआई पर कार्रवाई हुई तो इसको ये लोग इस्लाम से जोड़कर देख रहे हैं। भारत के मुसलमान ऐसा नहीं कि सभी लोग पीएफआई से ताल्लुक रखते हैं, एक बहुत छोटा तबका है जो पीएफआई तक ही महदूद है। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे पीएफआई जो ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है कि ये दरअसल पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं है बल्कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई है,
तो राजनीतिक दलों में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जिन राज्यों में कार्रवाई हुई है वहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार है या फिर उसके एनडीए की सरकार है, बल्कि कांग्रेस की भी सरकार है और दीगर जो पार्टियां उनकी भी सरकार है। तो ऐसे में आपको लगता है कि PA5 का ये जो नैरेटिव है वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए अभय, आपको फैक्चुअली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि अभी तक जो आज की कार्रवाई हुई है उसमें सीधे तौर पर PFI के खिलाफ कोई मामला नहीं है। PFI के कार्डर को पकड़ा गया है, PFI के लीडर्स को पकड़ा गया है और PFI के जो ये कार्डर्स इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे पुख्ता सबूत NIA के पास है। जैसे DGP साहब बोल रहे थे, फॉर्मर DGP साहब बोल रहे थे, हुडा साहब, इसमें जो हमें जानकारी मिली है, जो ऑफिशियल रिलीज है, उसमें कहा गया है कि continued inputs and evidence that the PFI leaders and cadres were involved in funding of terrorism and terrorist activities, ongoing training camps for providing armed training and radicalizing people to join banned organizations, जिसमें कि इस्लामिक स्टेट का भी जिक्र है। जाहिर तौर पर ये एक सेंसिटिव मामला है, बहुत गंभीर मामला है और ये कार्रवाई जो है वो बहुत सोच समझ के की गई है और बाकायदा प्लानिंग के साथ में, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल पे जो कार्रवाई हुई है NIA और ED के साथ जॉइंट ऑपरेशन जो हुआ है, ये बहुत बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हुआ है। लेकिन अभी तक PFI कार्डर्स और लीडर्स पर केसेस हैं, सीधे तौर पर PFI पर कोई केस अभी तक नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर जब इनके पास जो मटेरियल मिला है, जो रिकवर हुआ है, जब वो कोर्ट में जाता है उसके बाद आगे कार्रवाई पड़ेगी। जाहिर तौर पर इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत मजबूत है और हर किसी को अपनी बात रखने का उसका मौका मिलता है। ठीक है, तो आपने जो बताया उसके मुताबिक कुलदीप खोड़ा साहब से मैं पूछना चाहूंगा, वैसे ये बात भी निकलकर सामने आई है कि वो PFI कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करती है जिसमें पता चल सके कि उसके मेंबर्स कौन कौन है, उनके नामों की कोई फहरिस्त नहीं है उनके पास। ऐसे में जो इंडिपेंडेंट जो लोग पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ अगर इस तरह का आरोप साबित भी होता है, तो क्या जो मांग की जा रही है PFI को बैन करने की, तो क्या ये एसोसिएशन साबित हो पाएगा? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? और जो बात कही जा रही है PFI को बैन करने की, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? थोड़ा सा करना उतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, हाँ, मैं सुन लिया आपका क्वेश्चन। बैन करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी जमातों के खिलाफ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कार्रवाई शुरू हुई है और जो जो अब वहां से निकलेगा उसमें बैन लाजमी हो जाएगा। मेरा जो असेसमेंट है कि एक सॉलिड सबूत इकट्ठा करना चाहती है गवर्नमेंट, ताकि इस पर बैन भी लगाया जाए और इस कार्डर को न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में ये बड़ी गंभीर बात है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स बहुत बोल्ड होने लगे हैं और खुल के सामने आते हैं, खुल के टीवी डिबेट्स में आते हैं, एंटी नेशनल बातें करते हैं, प्रो पाकिस्तान बातें करते हैं अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और कई बार ये भी इस आड़ में अपना करने का सहारा लेते हैं कि यहां पे और भी रेडिकल जमातें हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आप प्रो नेशनलिस्ट रेडिकल जमात अगर कोई है और एंटी नेशनल रेडिकल जमात कोई है, उनमें कोई फर्क है क्या? रेडिकलिज्म भी ठीक नहीं है, लेकिन नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म में ज्यादा फर्क है और एंटी नेशनलिज्म के खिलाफ ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद रेडिकलाइजेशन को डील करना चाहिए। और जो लोग ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो सबसे पहले प्रियम्बल को ही वायलेट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको वायलेट करते हैं, जिसमें इंटेग्रिटी के लिए एक पहला फर्ज बनता है हर एक सिटीजन का इंडिया के। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज पे, यहां पे हिंदुस्तान में इतनी और माइनॉरिटीज हैं, बुद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है, और भी जमातें हैं, तो ये एक ही सेक्ट के खिलाफ क्यों हो रहा है? ये भी एक सोचना चाहिए ये लीडरान जो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान में पैदा हो रही है अब, कि जो सियासी पार्टियां हैं वो वोट बैंक के लिए हिंदुस्तान को बेच भी सकते हैं, ये ऐसी हालत हो गई है यहां पे। और उनके खिलाफ भी जो ये इंटरनेशनल सियासी पार्टियां हैं और उनके जिम्मेवार ओहदे पे रह चुके हैं या जिम्मेवार ओहदे पे भी है पार्टी के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में भी, और एंटी नेशनल बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान को अगर इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है और फिर से गुलाम नहीं होना है जैसे वो पिछले कई सदियों में रहे हैं, तो ये कार्रवाइयां जारी रखनी है और जोर शोर से जारी रखनी है। जो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसीज है, यूएस वगैरह, वो भी इंटरनेशनल बर्दाश्त नहीं करती है। तो हिंदुस्तान में बहुत जरूरी बन गया है कि इस तरफ की कार्रवाई शुरू हो गई है अब,
और इसको चालू रखना है जी, और ठीक है। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सब पर वो कार्रवाई करनी होगी। कनेक्शंस हैं, मदान साहब, ये तो हमने देखा कि एनआईए जो काम कर रही है और ईडी के साथ मिलकर छापेमारी हुई, तो इंटरनल नेटवर्क तो तोड़ने में बहुत हद तक कामयाबी मिली है इनको, लेकिन जो इनका इंटरनेशनल नेटवर्क है उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होती है नॉर्मली, और अभी तक एक लंबे अरसे से पीएफआई काम कर रही है, उस आपको क्या लगता है कि जो वो फ्रंट है उसके ऊपर क्यों बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे इस्लामिक स्टेट के साथ अभी शैलेंद्र ने बताया कि उनके साथ जो एनआईए ने जो बात कही है उसमें उनके साथ भी उनके रिलेशंस आ रहे हैं, अलकायदा के साथ भी उनके ताल्लुकात की बात कही जा रही थी, तो इस नेटवर्क को तोड़ने में क्यों कामयाबी नहीं मिल पा रही है, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इनके ताल्लुकात हैं उनसे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे बाहर के मुल्क हैं उनसे हमारे क्या करार हैं, वेदर दे आर फ्रेंडली कंट्रीज, दे आर नॉन फ्रेंडली कंट्रीज, तो कई कंट्रीज के साथ हमारा ये सहयोग है। अब जब ये सारे सबूत हम पुख्ता करेंगे, जुटाएंगे, तो हम उन कंट्रीज को भी देंगे कि देखिए ये जो आपकी कंट्रीज हैं, ये हमने सबूत इकट्ठा किए हैं, चाहे आईएसआई है, चाहे अलकायदा है, ये एक्टिविटीज आपके यहाँ से हो रही हैं, या जो भी फंडिंग हो रही है या आर्म सप्लाई है, ये सारी चीजों के ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। इट मे टेक अ लिटिल टाइम, बट आपको रिजल्ट मिलेगा इसके ऊपर जरूर। और कोई और भी अभी शख्स बोल रहे थे कि भाई कि ये चीजें प्रूव हो पाएंगी कि नहीं। द वेरी फैक्ट कि जब आपने इन बंदों को अरेस्ट किया है तो आपके पास पुख्ता सबूत है, तभी आपने इनको अरेस्ट किया है। चाहे इनका नाम पीएफआई में है या नहीं है, वो लिंक भी स्टैब्लिश किया जा चुका है, तभी ये जो बंदों पे कार्रवाई की गई है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे समय जाएगा, ये सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। और मैं तो ये कहूंगा, ऑल दीज मैटर्स शुड बी फास्ट ट्रैक, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी है एक्शन होना चाहिए वो हो सकता है और चीजें बाहर निकल के सामने आए। ये सब चीजें कोर्ट में प्रूव हो जाएंगी। जी ठीक है। देहलवी साहब, जहां से सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ पीएफआई का, केरल से, वहां पर ही इसके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं और वहां पर इस पर बैन भी लगाया गया। उस समय ओमन चांडी की सरकार थी 2012 में। इन सारी चीजों के बावजूद भी किस तरीके से पीएफआई फलता फूलता रहा वहां पर? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई सियासी कोई मूवमेंट था ऐसा जिसमें ये कोशिश की गई कि वहां पर ये बैलेंस करे, और वहां अगर ये ग्रो करता है तो जो बीजेपी का प्रभाव है या आरएसएस वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है उसको न्यूट्रलाइज किया सके, इस वजह से पीएफआई जैसी संस्थाएं वहां फलती फूलती रहीं इतने सारे वाकयात के बाद भी? देखिए, पहली चीज तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कभी भी किसी भी बुराई का बदला बुराई नहीं हो सकता है। आपको हमेशा जो है वो अच्छाई के साथ ही अपनी बात करनी चाहिए। मैं अब खुदा साहब से एक बात पे मुत्तफिक नहीं हूं कि रेडिकलाइजेशन कहीं पर भी हो, किसी भी बुनियाद पर, रेडिकलाइजेशन से बहुत चीजें निकलती हैं। तो रेडिकलाइजेशन किसी भी बुनियाद पर हो, क्या वो मान साहब एमपी चुन के आए और एक चुना हुआ एमपी जो है वो वहां पे खड़े होकर जो है वो खालिस्तान मूवमेंट के सबसे बड़े आतंकवादी को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करे, क्या वो हो, क्या पीएफआई हो या कोई भी हो, रेडिकलाइजेशन को किसी भी सूरत में हमको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वक्त आ चुका है। मैं यहाँ पे आपके माध्यम से, आपके वसीले से उन लोगों को जो पीएफआई, देखिए मैं अपने समाज को, पूरे भारतीय समाज को संबोधित करके बात करना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत के अंदर किसी भी विचारधारा का मुकाबला आप जो है वो रेडिकलाइजेशन से या आतंक के साथ जो आप करते हैं तो खुद आप अपने आप में दोषी हैं, दूसरा दोषी हो जाना। नहीं, मैं पॉलिटिकल इक्वेशन की बात कर रहा था देहलवी साहब। जी जी, सियासी लोगों की अपनी मजबूरियां, खुदा साहब कह चुके हैं, हर सियासी जमात की अपनी मजबूरी होती है। आज आपने देखा, आप मैं बड़ी तकलीफ के साथ मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत तकलीफ के साथ, आज आपने देखा कि उड़ीसा की एक जेल के बाहर जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो एक पादरी को जिंदा और उसके बच्चों को जिंदा जला दिया था, सैकड़ों आदमी वहां जमा हो गए। तो ये सियासी जमातों की अपनी मजबूरियां हैं और ये सियासी जमातें किसी हद तक भी जा सकती हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जो अभी मदान साहब कह रहे थे। देखिए, वो लोग जो पीएफआई को इस्लाम के साथ या माइनॉरिटी के साथ देख के कह रहे हैं कि साहब इनके साथ ज्यादती हो गई, मैं उन लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान, भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रोजाना एंटी टेररिस्ट जो एफआईआर होती है उनकी तादाद मेरे पास जो मौजूद है अभी, तकरीबन एक दिन के अंदर जो 1200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है। खैबर पख्तून में पाकिस्तान ने क्या कुछ कर रखा है आप और मैं सब जानते हैं। बलूचिस्तान में वो आतंक के नाम पर क्या कुछ कर रहा है हम सब जानते हैं। कराची में किसी, तो मेरा कहना है कोई भी राष्ट्र हो, क्या वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो या ईरान हो या मलेशिया हो, जब कोई चीज राष्ट्र विरोध पे आती है तो वहां पर यह नहीं देखा जाता कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई काम करता हुआ कोई भी व्यक्ति हो या संगठन हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और इसी श्रृंखला में आज एनआईए ने और ईडी ने जो कार्रवाई की है राज्य के पुलिस के साथ मिलकर, इसी क्रम में है वो। तो फिलहाल आज हमारे पास वक्त इतना ही है इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए ब्रिगेडियर तरुण मदान आपका, कुलदीप खोड़ा आपका, सैयद अतर हुसैन दहलवी आपका और शैलेंद्र बांगू दिल्ली से आपका खासकर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज प्राइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए बाकी खबरों के लिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार। 25 से ज्यादा लोग पूरे घर की तलाशी ली। Sixteen channels.